Let me first welcome you all to today's video class. In today's video class, we are going to discuss again about sentences. Sentences, as it is clear from the contents, is our today's topic of discussion. Sentences. By the definition, a sentence is a group of words containing at least one finite word and which makes a complete sense. Sentences क्या होते हैं? हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और इसे बस आज का वीडियो क्लास और कुछ नहीं, बस एक रिवीजन है क्योंकि यह जरूरी है। रिवीजन करने से, किसी चीज को बार बार दोहराने से हमें परफेक्शन आती है। और सेंटेंसेस हमेशा याद रखिए, ये इंग्लिश ग्रामर सीखने का प्राइम ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है और लास्ट ऑब्जेक्टिव भी है। क्योंकि ग्रामर की स्टडी ही इसलिए होती है जिसमें कि हम सही तरीके से सेंटेंसेस लिख सकें और बोल सकें और हम अपने फीलिंग्स को सेंटेंसेस के रूप में सही तरीके से एक्सप्रेस कर सकें। हम जो कुछ भी बोलना चाहते हैं, वी स्पीक इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस सही होंगे तो हम जो बताना चाह रहे हैं वो बिल्कुल सही बता पाएंगे। और अगर हम सही सेंटेंसेस नहीं बोल पाते हैं तो हम बताना चाहेंगे कुछ और समझने वाला समझेगा कुछ और। क्योंकि सेंटेंसेस ही वो तरीका है जिसके माध्यम से हम अपनी भावनाओं को, अपने फीलिंग्स को, अपने आइडियाज को एक दूसरे को बताते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं। तो सेंटेंसेस हम पहले से इसके बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद we need to refresh our memory again and again. We need to revise it again and again so that we can gain perfection in this particular topic. The definition says, just now I spoke, sentences are nothing but a group of words. Sentences group of words से बनते हैं, लेकिन क्या सभी ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस हो सकते हैं? नो, एग्जैक्टली नो। वाई? सेंटेंस होने के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ठीक है, लेकिन एक ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस कहा जाए, ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस के रूप में काम करें, इसके लिए जरूरी है कि उसमें एक फाइनाइट वर्ड हो और साथ ही साथ वो मीनिंगफुल हो। मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो मीनिंगफुल हो, जिनसे कोई मीनिंग निकलता हो, जिनका कोई उचित अर्थ निकलता हो, जो सही तरीके से आप किसी की भावनाओं को व्यक्त कर सकें, तो हम उसे सेंटेंस कहेंगे। जो सही तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें, जो इंफॉर्मेटरी हो या जिस काम के लिए उस सेंटेंस को बोला गया उस मकसद को पूरा कर सकें। दैट मीन्स दे शुड हैव अ क्लियर मीनिंग। तो किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड में अगर ये दो गुण हैं कि वो मीनिंगफुल है और उन सारे ग्रुप में कम से कम एक फाइनाइट वर्ब इंक्लूडेड है, तो हम उसे सेंटेंस कहेंगे। सेंटेंस होने के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स में दो गुण होना चाहिए। पहला गुण है उसमें एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, दे मस्ट इंक्लूड वन फाइनाइट वर्ब, एंड सेकंड दे शुड मेक अ क्लियर मीनिंग। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। There are four kinds of sentences: declarative sentence, imperative sentence, interrogative sentence, and exclamatory sentence. We again learn there are three kinds of sentence: simple sentence, compound sentence, complex sentence. Then which one is correct? There are three kinds of sentences or four kinds of sentences. No confusion. Let me make it very clear. जब हम फंक्शन के अनुसार, जब कोई भी सेंटेंस का क्या फंक्शन है, जब हम फंक्शन के अनुसार उसे कैटेगराइज करते हैं तो सेंटेंसेस चार तरह के होते हैं। और जब हम उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बेसिस पे उसे कैटेगराइज करते हैं तो सेंटेंसेस तीन होते हैं। ये दो क्राइटेरिया हैं। पहला क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, सेकंड क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, sentences are of four kinds: declarative, imperative, interrogative, and exclamatory. And again, on the basis of its structure, sentences are of three kinds: simple sentence, compound sentence, and complex sentence. So we needn't be confused, needn't get confused. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं।
What are different categories of men? What are different categories of men? अलग अलग क्राइटेरिया होगा. On the basis of gender, they are man and woman. At the basis of age, they are young, old, and youth. At the basis of color, they can be brunette, they can be black, they can be fair. On the basis of nation, they can be either Indian, they can be American, they can be Japanese, they can be Chinese. So it depends on criteria that what are different kinds of a particular thing. तो सेंटेंसेस के भी जो डिफरेंट काइंड्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं क्राइटेरिया पे. अगर क्राइटेरिया 1 यूज करेंगे, क्राइटेरिया 1 क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. क्राइटेरिया 1 यूज करेंगे, सेंटेंसेस आर ऑफ 4 काइंड्स. क्राइटेरिया 2 यूज करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, सेंटेंसेस आर ऑफ 3 काइंड्स. वी विल कंटिन्यू. तो अभी जो हम लोगों ने बात किया था, on the basis of a structure, sentences are of 3 kinds: simple sentence, compound sentence, and complex sentence. Let us first discuss simple sentences. Simple sentences के कुछ examples मैंने यहाँ लिख दिए. पहले से लिखे रहने का बस एक ही मकसद होता है कि मैं आपकी थोड़ी सी वीडियो टाइमिंग बचा सकूं, क्योंकि वीडियो अगर मैं लिखते हुए रिकॉर्ड करूंगा तो हमारा वीडियो यूजलेसली बहुत ही लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा. अपलोडिंग, डाउनलोडिंग और वॉचिंग तीनों डिफिकल्ट हो जाएंगे. यहाँ मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं. द फर्स्ट सेंटेंस, अल्बर्ट इज रीडिंग. अल्बर्ट पढ़ रहा है. आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था. द स्लीपिंग बॉयज वर अवेकेंड. सो रहे लड़कों को जगाया गया. माई ब्रदर इज अ डॉक्टर. मेरा भाई एक डॉक्टर है. एंड आवर पेरेंट्स वर एंग्री. और हमारे पेरेंट्स एंग्री थे. There are 5 sentences. You all have basic knowledge of English grammar. So all these sentences have one subject at least. इन सभी जितने भी sentences हैं उनमें एक subject है. They also have one finite verb included in them. फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? देखिए, वर्ब के बारे में मैं फिर से आगे बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा. मैं आपको अभी ब्रीफली बता देता हूं. वर्ब 2 तरह के होते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब हम उसे कहते हैं जिनका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में अलग अलग फॉर्म होता है. दैट मीन्स प्रेजेंट के लिए अलग उस वर्ब का अलग वर्ड, पास्ट के लिए अलग और फ्यूचर के लिए अलग. तो ऐसे वर्ब विच आर लिमिटेड बाय टेंस आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब. अभी ब्रीफली हम इतना ही याद रखेंगे. फाइनाइट वर्ब ऐसे होते हैं जिनका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर फॉर्म चेंज होता हो. इन द फर्स्ट सेंटेंस, अल्बर्ट इज सब्जेक्ट. इज रीडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इंडिकेट कर रहा है. तो किसी भी टेंस को इंडिकेट करने वाले वर्ब ये क्या है? फाइनाइट वर्ब है. सेकेंड सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई. वाज स्लीपिंग, इट इज अ फाइनाइट वर्ब. द स्लीपिंग बॉयज, ये यहां से यहां तक सब्जेक्ट है, क्योंकि हम स्लीपिंग बॉयज के बारे में बात कर रहे हैं. ये हेल्पिंग वर्ब है और ये इसका मेन वर्ब है. तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों मिलकर फाइनाइट वर्ब बनाते हैं. ऐसा कहना गलत होगा कि दोनों मिलकर फाइनाइट वर्ब बनाते हैं. फाइनाइट वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. माय ब्रदर, अब ये दोनों थोड़ा डिफरेंट है. माय ब्रदर क्या है? सब्जेक्ट है. आवर पेरेंट्स, ये भी सब्जेक्ट है. यहाँ पे ये वर्ब का काम कर रहा है. ये भी यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है. ये किसका फॉर्म है? बी का. एक वर्ड होता है बी. तो मेन वर्ब तो बी है. इसके अलग अलग फॉर्म होते हैं और वो सारे हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं. जैसे बी के डिफरेंट फॉर्म है: इज, एम, आर, वाज, वर एंड मैनी.
So these two verbs are different forms of a particular verb be. तो इन सारे सेंटेंसेस में हम देखते हैं कि एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस जिसमें एक ही सब्जेक्ट हो और एक ही फाइनाइट वर्ब हो उसे हम लोग सिंपल सेंटेंसेस कहेंगे। सिंपल सेंटेंसेस की पहचान क्या है? सिंगल सब्जेक्ट एंड सिंगल फाइनाइट वर्ब। ऐसे सेंटेंसेस इस सब में आप देख सकते हैं, एक सब्जेक्ट इसमें है, इसमें भी एक ही सब्जेक्ट है, इसमें भी एक ही सब्जेक्ट है, इसमें भी एक ही सब्जेक्ट है, और इन सब में एक फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, एंड दिस इज ऑल्सो फाइनाइट वर्ब। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगा उसे हम सिंपल सेंटेंसेस कहेंगे। अब एक कोइंसिडेंस ये है कि जब हम किसी क्लाउज को डिफाइन करते हैं तो क्लाउज का भी वही डिफिनेशन बनता है। क्लाउज होता है, फ्रेज होता है। तो दिस आर फ्रेगमेंट्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस के टुकड़े होते हैं, पार्ट्स होते हैं। तो क्लाउज भी पार्ट होता है, फ्रेज भी पार्ट होता है। तो जब क्लाउज की डिफिनेशन बनती है तो क्लाउज का डिफिनेशन भी ऐसा ही बनता है, दोज ग्रुप ऑफ वर्ड्स which have one subject and one finite verb, they are called clause. तो ये जो सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में भी एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है और क्लाउज में भी एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है। तो हम कह सकते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस which include one clause and one finite verb. ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं या फिर ये भी कह सकते हैं ऑल द सेंटेंसेस which include one subject and one finite verb, they are all called simple sentences. मीनिंग तो सेम है, चाहे हम बोले सिंपल सेंटेंसेस इंक्लूड ए क्लाउज एंड अ फाइनाइट वर्ब या फिर हम बोले दे इंक्लूड अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब, रिजल्ट तो वही निकलता है। हम दोनों में से किसी भी डिफिनेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं बिकॉज बोथ ऑफ डिफिनेशंस आर सेम, सिर्फ उन्हें कहने के लिए वर्ड्स चेंज हो गए। तो सिंपल सेंटेंसेस की यही पहचान है कि उसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगा। अब हम लोग सिंपल सेंटेंसेस से जुड़े हुए एक दूसरे फैक्ट की ओर आते हैं। दीज सेंटेंसेस कैन बी एनलार्ज्ड बाय एटलीस्ट अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच अलाउ इट टू गिव मोर इंफॉर्मेशन। ये जितने भी सेंटेंसेस हैं, जितने भी सिंपल सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस को और बड़ा किया जा सकता है, उसमें कम से कम एक वर्ड जोड़ के या फिर एक ग्रुप ऑफ वर्ड जोड़ के। तो एनलार्ज करने का रीजन क्या है? हम उसे एनलार्ज क्यों करेंगे? जिसमें कि वो ज्यादा इंफॉर्मेटरी बन जाए, जिसमें कि वो ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। यही तो यहाँ कॉर्नर में लिखा हुआ है, द सेंटेंसेस कैन बी एनलार्ज्ड। सेंटेंसेस को बढ़ाया जा सकता है, उसमें एक शब्द जोड़ के या उसमें एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जोड़ के, जिसमें कि वो ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें, ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकें। तो अब हम इसके एनलार्जमेंट में जो फैक्टर्स यूज होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वो क्या क्या हो सकते हैं? दे कैन बी आइदर अ फ्रेज, दे कैन बी अ कंप्लीमेंट, एंड दे कैन बी अदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अभी हम लोग बात कर रहे थे दैट द सेंटेंसेस कैन बी एनलार्ज्ड, और सेंटेंसेस को एनलार्ज करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए हम उसमें ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, प्रीपोजिशनल फ्रेज या एडवर्बियल फ्रेज ऐड कर सकते हैं। तो सेंटेंस को एनलार्ज करने के लिए ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, आइए हम उन्हें देखते हैं। वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड this non-underlined part of sentence. Albert is reading, I was sleeping, my brother, ये दो नए सेंटेंस। ये 4 एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं और इस 4 एग्जाम्पल की मदद से हम इसे आसानी से समझ पाएंगे और समझा पाएंगे। अल्बर्ट इज रीडिंग, उसे एनलार्ज किया, ए स्टोरी बुक।
Although Albert is reading the old sentence, non-enlarged form, ये भी मीनिंगफुल था. Albert is reading means Albert पढ़ रहा है. लेकिन हमने इसे और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए एनलार्ज किया. इसमें हमने ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया. अल्बर्ट पढ़ रहा है, तो क्या पढ़ रहा है? व्हाट इज ही रीडिंग? ही इज रीडिंग ए स्टोरी बुक. ये जो हमने इसमें एडिशनल ऑब्जेक्ट ऐड किया, जब इस सेंटेंस को एनलार्ज किया, तो हमारे लिए ये सेंटेंस और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो गया. पहले ये सिर्फ ये बता रहा था, फर्स्ट सेंटेंस was only conveying this idea that Albert is reading, but we didn't have any idea what was he reading. वो क्या पढ़ रहा था ये तो पता नहीं था. लेकिन जब इस सेंटेंस को एनलार्ज कर दिया तो ये और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो गया, और ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है. अल्बर्ट इज रीडिंग ए स्टोरी बुक. अब हमें ये भी पता चल रहा है कि अल्बर्ट अगर पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है? वो एक स्टोरी बुक पढ़ रहा है. सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं. तो इस सेंटेंस को, फर्स्ट सेंटेंस को एनलार्ज करने के लिए हमने इसमें क्या ऐड किया? ऑब्जेक्ट ऐड किया. सेकेंड सेंटेंस, आई वाज स्लीपिंग, मैं सो रहा था. मैं सो रहा था कब की बात है ये नहीं पता चल रहा है. लेकिन जब इसे एनलार्ज किया तो ये और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन गया. आई वाज स्लीपिंग ए व्हाइल एगो. जब हम बोलते हैं आई वाज स्लीपिंग अ व्हाइल एगो, तो कब सो रहा था उस समय का भी पता चल जाता है. ये ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है. इंफॉर्मेशन सेंटेंस को और इंफॉर्मेटिव बना रहा है. मैं सो रहा था अभी थोड़ी देर पहले, ए व्हाइल एगो. तो नेचुरली जो एक्सिस्टिंग सेंटेंस है, जब हम उसको एनलार्ज करेंगे, उसमें कुछ और वर्ड्स जोड़ेंगे, तो वो और ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगा. बस इसी पर्पज से किसी भी सेंटेंस में हम या तो सिंगल वर्ड या कुछ और ग्रुप ऑफ वर्ड ऐड करते हैं, और वो ग्रुप ऑफ वर्ड या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई फ्रेज हो सकता है, कोई कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, और कोई सब ऑर्डिनेट क्लाउज भी हो सकता है. अब हम लोग देखते हैं थर्ड और फोर्थ सेंटेंस को. कुछ वर्ड्स होते हैं जो इनकम्प्लीट वर्ब होते हैं. सम वर्ब्स आर सच दैट दे आर कॉल्ड इनकम्प्लीट वर्ब. इनकम्प्लीट वर्बों से इसलिए कहा जाता कि, अब मैं आपके सामने दो एग्जांपल रखता हूं. आई रीड, एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, और यही ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है. आइए इसे देखते हैं. अल्बर्ट सब्जेक्ट प्लस इज रीडिंग, फाइनाइट वर्ब. तो सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब, कई बार ऐसा होता है कि वर्ब लगा देने के बाद, सब्जेक्ट के बाद जब हम वर्ब ऐड कर देते हैं तो हमारा सेंटेंस कंप्लीटली मीनिंगफुल हो जाता है. लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं कि अगर हम उस वर्ब को यूज करते हैं तो सेंटेंस में अधूरापन आ जाता है. उस अधूरेपन को पूरा करने के लिए हमें कुछ न कुछ और ऐड करना पड़ता है. नहीं ऐड करेंगे तो मीनिंगफुल नहीं होगा, सेंटेंस ही नहीं होगा. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कुछ और जो कि उसे मीनिंगफुल बनाने के लिए जरूरी है, उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. जैसे माई ब्रदर, ये सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट पार्ट है, ये हमारा वर्ब है. लेकिन सब्जेक्ट प्लस वर्ब पे अगर हम सेंटेंस को स्टॉप कर देंगे तो ये अधूरा है. इस अधूरेपन को पूरा करने के लिए जो ऐड किया जाएगा उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट. तो यहां ए डॉक्टर, ऑल्दो इट इज ए नाउन, बट इट इज वर्किंग एज ए कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट मीन्स जो पूरक हो, पूरा करने में मदद करता हो. आवर पेरेंट्स वर एंग्री, आवर पेरेंट्स वर एंग्री, आवर पेरेंट्स, यहां फिर से ये क्या है? इनकम्प्लीट वर्ब है. आवर पेरेंट्स, ये तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया, लेकिन ये वर्ब इनकम्प्लीट वर्ब है, यानी इसके बाद हमें कुछ न कुछ ऐड करना होगा, तभी ये सेंटेंस मीनिंगफुल होगा. तो दोज ग्रुप ऑफ वर्ड्स which is added to the existing sentence to complete its meaning, otherwise or without which the meaning is incomplete, and it is linked to the subject
विद अ लिंकिंग वर्ब। इस और वर्ब को हम लोग लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। लिंकिंग वर्ब के लिए यूज किया जाता है बी के डिफरेंट फॉर्म को। बी का डिफरेंट फॉर्म मैंने बताया था, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब उसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं वो एक्सिस्टिंग सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए होते हैं। नहीं अगर उसमें ऐड करेंगे कॉम्प्लीमेंट्स तो मीनिंगलेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स रह जाएंगे। तो मीनिंगलेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में लिंकिंग वर्ब के द्वारा जोड़ा जाने वाला ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो इस सेंटेंस को या सब्जेक्ट को या उसके एक्शन को मीनिंगफुल बना देता हो, उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। वंस अगेन, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरा करने वाला, पूरक। तो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके बाद सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। उस इनकम्प्लीटनेस को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आते हैं उसे कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं। ये नाउन हो सकता है या फिर एडजेक्टिव हो सकता है, कोई फ्रेज हो सकता है और कुछ भी जो वहां सूट करता हो। तो अभी हम लोगों ने देखा, अभी हम लोग डिस्क्राइब कर रहे थे और एग्जामिन कर रहे थे that the sentences can be enlarged by adding an object, an adverbial phrase or a complement to make the existing sentence more meaningful. एक और भी बात मैं आपको बताता हूं कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में और भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। और एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हो। तो सेंटेंस के लास्ट में आके उसके अधूरेपन को, उस एक्सिस्टिंग सेंटेंस के अधूरेपन को पूरा करने के लिए लिंकिंग वर्ब के द्वारा जोड़ा गया कोई ग्रुप ऑफ वर्ड कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। और ये कॉम्प्लीमेंट दो तरह के होते हैं, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की खासियत होती है सब्जेक्ट के बारे में और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम होता है ऑब्जेक्ट के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। सिंपल सेंटेंस के बारे में जो बेसिक बातें थी वो हम लोगों ने सीखा, हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने सोचा। अब हमारे सामने है सेकंड फॉर्म ऑफ सेंटेंस, सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में सिंगल क्लॉज सेंटेंसेस होते हैं। सिंपल सेंटेंस के डिफिनेशन में ही मैंने आपको बताया था। देखो सिंपल सेंटेंस का मतलब ये सिंगल क्लॉज। सिंपल सेंटेंस हमेशा सिंगल क्लॉज का बना होता है। तो जब भी हम क्लॉज लेंगे, हर क्लॉज अपने आप में एक सिंपल सेंटेंस होता है। ये हमेशा याद रखें, हर क्लॉज, हर एक क्लॉज अपने आप में एक सिंपल सेंटेंस होता है। तो कंपाउंड सेंटेंस हम कहते हैं, मान लीजिए दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस को अगर हम ज्वाइन करते हैं किसी कंजंक्शन की मदद से, या दो क्लॉजेस को हम ज्वाइन करते हैं किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से, दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने से जो नया सेंटेंस बनेगा वो कंपाउंड सेंटेंस है। तो हम उसे कह सकते हैं एक कंपाउंड सेंटेंस इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस। कोई जरूरी नहीं कि दो ही सिंपल सेंटेंस हो, दो से ज्यादा भी हो सकता है। तो क्या होगा, दो से ज्यादा क्लॉजेज या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंस ज्वाइन करने के लिए दो से ज्यादा कंजंक्शन हमें यूज करते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से ज्वाइन करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से दो या दो से अधिक क्लॉजेस को या दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जब हम ज्वाइन करते हैं तो एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण होता है। कंपाउंड सेंटेंस इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग टू और more simple sentences or two or more clauses with the help of coordinating conjunction और coordinating conjunction, number of coordinating conjunction उतना ही होंगे जितने clauses को हमें ऐड करना है। अब अभी मैं बात कर रहा था coordinating conjunction,
ये क्या होता है? तो देखिए कंजंक्शन उसके बारे में फिर डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम बस इसके ये दो काइंड याद कर लेते हैं। कंजंक्शन के दो काइंड हैं, एक का नाम है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरे का नाम है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम है कंपाउंड सेंटेंस के बनाने में हेल्प करना, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने। तो जो कोऑर्डिनेटिंग का यूज होगा तो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा, जब सबऑर्डिनेटिंग का यूज होगा तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। डेफिनेशन देख चुके, कंपाउंड सेंटेंस दो या दो से अधिक क्लॉजेज या दो से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से ऐड करके बनाया जाता है। यहाँ दो सिंपल सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है आई वॉक इनटू माय रूम, सेकेंड सेंटेंस है आई पुट माय बैग ऑन द टेबल। ये दोनों दो सेपरेट सेंटेंसेस हैं, दोनों सिंगल क्लॉज सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस में एक एक क्लॉज है। ये दो सेंटेंस है या दो क्लॉजेस है। अगर हम उन्हें ऐड करें, ज्वाइन करके एक नया सेंटेंस बनाएं, तो हमें यूज करना पड़ेगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड का। एंड की मदद से हमने इन दोनों सिंपल सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया, तो एक नया सेंटेंस बना, कंपाउंड सेंटेंस बना और मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आई वॉक इनटू माय रूम, मैं अपने कमरे के अंदर गया, आई पुट माय बैग ऑन द टेबल, और मैंने अपना बैग टेबल पे रख दिया। जब दोनों को ज्वाइन करके एक बड़ा सेंटेंस बना देते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बना देते हैं, तो भी वही मीनिंग है। मैं अपने कमरे में गया, मैं टहलता हुआ अपने कमरे में गया और मैंने अपना बैग टेबल पर रखा। फर्क क्या है? फर्क है सिर्फ एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज किया तो एक फुल स्टॉप खत्म हो गया, दो अलग अलग सेंटेंस थे, दोनों ज्वाइन हो गए, ज्वाइन में एक ही सेंटेंस में कन्वर्ट हो गए। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पहले एक सेंटेंस हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद एक सेंटेंस हो गया, और दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करने के जो हमारा सेंटेंस बना वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस बना। उम्मीद करता हूँ कि कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। आइए एक और खास बात को डिस्कस करते हैं। अगर कोई कंपाउंड सेंटेंस है, उनके दोनों क्लॉजेस को हम सेपरेट कर दें, यानी बीच से इस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हटा दें और उनको फिर से दो सेंटेंस में डिवाइड कर दें। दो सेंटेंस में डिवाइड करेंगे तो फिर से ये दोनों बन जाएंगे। तो उनका जो डिवाइडेड पार्ट होगा, दोनों ही क्लॉजेस मीनिंगफुल होंगे, दोनों का मीनिंग एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। जब ये कंबाइंड थे तो भी मीनिंगफुल थे, और जब ये सेपरेट हो गए तो भी मीनिंगफुल हो गए। ये एक नेसेसरी कंडीशन है। दो मीनिंगफुल सेंटेंसेस को कंबाइन करने में एक कंपाउंड सेंटेंस बनता है, और एक कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हटा के उन्हें सेपरेट करके अलग अलग सिंपल सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, और वो दोनों बनने वाले सिंपल सेंटेंसेस भी सेपरेट करके बनने वाले अलग अलग सिंपल सेंटेंसेस भी इक्वली मीनिंगफुल होंगे। सिंपल सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से, तो बनता है कंपाउंड सेंटेंस, और कंपाउंड सेंटेंस के दोनों क्लॉज को या दोनों पार्ट को अलग कर देते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को रिमूव कर देते हैं, सेपरेट सेंटेंसेस बना देते हैं, तो फिर से वापस बन जाता है सिंपल सेंटेंस। The third type of sentence is complex sentence, and the complex sentences can be formed by using at least one main clause and one subordinate clause. यहाँ पे at least का यूज किया गया। वही complex sentences में कम से कम एक मेन क्लॉज होना चाहिए और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए। एक से ज्यादा मेन क्लॉजेस भी हो सकते हैं। जब एक से ज्यादा मेन क्लॉजेस होंगे और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, तो दोनों मेन क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए पहले हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज करेंगे, उन्हें ज्वाइन करके कंपाउंड सेंटेंस का यूज करेंगे, और उस कंपाउंड सेंटेंस को सबऑर्डिनेटिंग की मदद से कंबाइन करेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ। तो मान लेते हैं कि एक ही मेन क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, दोनों एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हम लोग पहले लिस्ट पे काम करते हैं कम से कम।
तो कम से कम एक मेन क्लॉज और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज। यहां एक एग्जांपल लिखा हुआ, आई हैड अ ड्रीम विच फ्राइटेंड मी। ये एग्जांपल इस डिफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। कम से कम एक मेन क्लॉज होना चाहिए, तो कम से कम एक मेन क्लॉज है, और कम से कम एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए, तो कम से कम एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी है। दोनों को ज्वाइन करने का काम यहां किसने किया? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन विच ने। विच क्या है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, याद रखिएगा। विच, व्हेन, वेयर, ये सब के सब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब ये मेन क्लॉज और ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? तो मेन क्लॉज ऐसे क्लॉजेज हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंटली मीनिंगफुल है। इसे यूं समझते हैं, आई हैड अ ड्रीम। अगर इसके बाद के बाकी पोर्शन को मैं मिटा भी दूं तो भी आई हैड अ ड्रीम ये मीनिंगफुल है, कंप्लीट मीनिंग है, मैंने एक सपना देखा। आइए अब दूसरे पार्ट को देखते हैं। विच फ्राइटेंड मी, जिसने कि मुझे डरा दिया। अब अगर फर्स्ट पार्ट को हटा दूं और सिर्फ बोलूं जिसने कि मुझे डरा दिया, किसने डराया ये तो पता ही नहीं चल रहा। जिसने कि मुझे डरा दिया इनकम्प्लीट है, उसका वो कंप्लीट मीनिंग तब तक नहीं निकलेगा जब तक वो किसी मेन क्लाउड से नहीं जुड़ेगा। विच फ्राइटेंड मी, जो कि मुझे डरा दिया या जिसने कि मुझे डरा दिया। जब वो मेन क्लाउड से जुड़ जाता है, आई हैड अ ड्रीम विच फ्राइटेंड मी, मैंने एक सपना देखा जिसने कि मुझे डरा दिया, तो सबऑर्डिनेट भी मीनिंगफुल बन गया, उसका क्लियर मीनिंग है। लेकिन अगर हम मेन क्लॉज को हटा दें तो इसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। तो दोज क्लॉजेज विच कैन स्टैंड अलोन, जो अपने आप में सफिशिएंट है, सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ मीनिंगफुल, वो मेन क्लॉज हैं। और जो सेल्फ मीनिंगफुल नहीं है, मीनिंगफुल बनने के लिए किसी मेन क्लॉज पर डिपेंड करते हैं, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक मेन क्लॉज और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज का रहना जरूरी है। तो अभी हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को देखा। सेकंड क्राइटेरिया, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर sentences can be of three kinds: simple sentence, compound sentence and complex sentence. We have successfully understood the concept of simple sentence, compound sentence and complex sentence. Now we know what are simple sentence, what are compound sentence and what are complex sentence. Now you can practice with the exercises. More and more you practice, more and more confident you are